एक ब्लेम गेम भी शुरू हुआ था जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने चाइना को उसका जिम्मेदार बताया था, लेकिन चाइना लगातार इन एलिगेशंस को नकारता रहा। बाद में कई सारे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट और साइंस जर्नल्स इंक्लूडिंग द लैंसेट में आए आर्टिकल्स ने ये क्लेम किया कि ये वायरस नेचुरल एवोल्यूशन से आया है और उन्होंने इस वायरस के एक लैब में ऑरिजिन या बायोवेपन्स रिसर्च से एमरजेंस की थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया। और एटलीस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी में ये बात लगभग सेटल हो गई थी कि ये वायरस शायद नेचुरल एवोल्यूशन से ही आया है। लेकिन मार्च में यूएसए में हुए एक कांग्रेशनल हियरिंग में ये मुद्दा एक बार फिर उठा जब रिपब्लिक सेनेटर रैंड पॉल ने यूएसए के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फॉची को एक्यूज किया कि वो SARS-CoV-2 के ओरिजिन में पर्सनली इन्वॉल्व हैं। इसके बाद 5 मई 2021 को साइंस जर्नलिज्म के डोइन कहे जाने वाले प्रोमिनेंट वेटरियन जर्नलिस्ट निकोलस वेट ने बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट के डिजिटल पब्लिकेशन bulletin.org में एक एक्सप्लोजिव लेख लिखा जिसने दुनिया भर में कोरोना वायरस के लैब में ओरिजिन की थ्योरी को एक बार फिर से हवा दे दी है। इस लेख का टाइटल था द ओरिजिन ऑफ कोविड, डिड पीपल और नेचर ओपन पैंडोराज बॉक्स एट वुहान। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं निकोलस वेट के द्वारा किए जाने वाले उन चौंका देने वाले खुलासों की जिनके हिसाब से इस वुहान वायरस के ओरिजिन में शायद यूएस या यूएस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर फॉची का हाथ हो सकता है। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। निकोलस वेट एक प्रोमिनेंट साइंस जर्नलिस्ट हैं जिनकी राइटिंग्स को दुनिया भर में सराहा जाता है। इसके पहले वो न्यूयॉर्क टाइम्स और फेमस साइंस जर्नल नेचर के लिए भी काम कर चुके हैं। वेट अपने इस आर्टिकल में सबसे पहले की चाइनीज रिसर्चर डॉक्टर शी जेंग लिहाई की बात करते हैं जिनको यूएस के चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फॉची के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज NIAID का सपोर्ट था और ये सपोर्ट यूएस के एक ग्रुप इको हेल्थ अलायंस के द्वारा किया गया। NIAID एक यूएस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो इन्फेक्टिव और एलर्जिक डिजीजेस पर रिसर्च करवाता है। डॉक्टर शी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम करती हैं और इन्हें द बैट लेडी भी बोला जाता है क्योंकि वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में चल रहे एक रिसर्च के लिए यूनान प्रोविंस से कई सारे इन्फेक्टेड बैट वायरसेस को कलेक्ट करती रही हैं। रूटगर्स यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रिचर्ड ई ब्राइट का कहना है कि ये तो क्लियर नहीं है कि डॉक्टर शी ने SARS-CoV-2 को क्रिएट किया है क्योंकि उनके वर्क से रिलेटेड कई सारे पेपर्स क्लासिफाइड या सील्ड हैं, लेकिन ये बात क्लियर है कि वो यहाँ पर नॉवेल केमेरिक कोरोना वायरसेस के कंस्ट्रक्शन पर काम कर रही थी जिसका मोटिव ये असेस करना था कि क्या ये वायरस ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं। ये रिसर्च गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का पार्ट था जिसमें कई सारे डेंजरस पैथोजेंस और वायरसेस का म्यूटेशन करके ये देखने की कोशिश की जाती थी कि किस स्टेज में वो ह्यूमंस को अफेक्ट कर सकता है और कैसे, ताकि साइंटिस्ट एक फ्यूचर डिजीज आउटब्रेक को प्रिडिक्ट कर सकें और उसे कंट्रोल भी। ये रिसर्चेस बेटर वैक्सीन बनाने में भी हेल्प कर सकती हैं, ऐसा दावा भी कई साइंटिस्ट करते हैं। वेट अपने आर्टिकल में ये भी क्लेम करते हैं कि SARS-CoV-2 का ओरिजिन क्या है इसमें 100% श्योरिटी के लिए वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनकी लिमिटेड रिसर्च एटलीस्ट नेचुरल एवोल्यूशन की थ्योरी को काफ़ी हद तक रिजेक्ट करने के लिए काफ़ी है और वो लैब एस्केप थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। वेट ये भी बताते हैं कि द लैंसेट का नेचुरल एवोल्यूशन को सपोर्ट करने वाला आर्टिकल साइंटिफिकली फ्लॉट तो है ही, लेकिन उसमें एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है जिसे द लैंसेट ने अपने रीडर्स के सामने नहीं रखा। लैंसेट में पब्लिश्ड लेटर को पीटर डजाक ने ड्राफ्ट और ऑर्गेनाइज किया था जो इको हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट भी हैं। ये वही इको हेल्थ अलायंस है जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड भी कर रहा था। इसके अलावा WHO का कमीशन जो वुहान में इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहा था उसकी टीम में भी डॉक्टर डजाक मेंबर थे। तो दोस्तों, वेट का क्लेम है कि द लैंसेट में पब्लिश्ड लेटर में इन्वॉल्व रिसर्चर्स ने डेलिबरेटली इस बात को छुपाने की कोशिश की है कि वुहान वायरस एक लैब क्रिएटेड वायरस नहीं है। इसके अलावा डजाक जैसे इन्फ्लुएंशियल वायरोलॉजिस्ट जो शायद गवर्नमेंट फंडिंग्स को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके डर से यूएसए के बाकी वायरोलॉजिस्ट ने लैंसेट के इस लेटर को क्रिटिसाइज भी नहीं किया। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स गेन ऑफ फंक्शन एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व थे, ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, लेकिन इसकी फंडिंग एंथनी फॉची के थ्रू हो रही थी या नहीं, इसको फॉची ने रिजेक्ट किया है। ये एक्सपेरिमेंट्स एग्जैक्टली वो हैं जिनसे SARS-2 जैसे वायरसेस का क्रिएशन हो सकता है जो इतने मैसिव स्केल में इन्फेक्शियस हैं। इसके अलावा वुहान के रिसर्चर्स को किसी भी प्रकार का वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था और वो मिनिमल सेफ्टी कंडीशंस में ऑपरेट कर रहे थे। इस तरह की रिसर्च के लिए एटलीस्ट BSL 4 लेवल की सेफ्टी से इक्विप्ड फैसिलिटी जरूरी है, लेकिन रिकॉर्डेड एविडेंसेस बताते हैं कि वुहान में ये रिसर्च BSL 2 फैसिलिटी में हो रही थी जो एक डेंटिस्ट के लैब के लेवल की फैसिलिटी है।
इसका एक रीजन ये भी है कि BSL-4 में काम करना काफी टफ और टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि उसमें कई तरह के सेफ्टी ग्लव्स, स्पेस सूट्स और काफी रेस्ट्रिक्टिव और क्लोज्ड कैबिनेट्स यूज होते हैं। यही वजह है कि यहाँ BSL-2 फैसिलिटी का यूज किया गया। ऐसी कंडीशन में वायरस का लीक होना काफी ऑब्वियस है, क्योंकि ये पहले भी दुनिया भर की फैसिलिटीज में हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स वायरस इंग्लैंड की लैब्स में 1960s और 70s में 3 बार एस्केप कर चुका है, जिसमें 80 से ज्यादा लोग इन्फेक्ट और 3 लोगों की डेथ हुई थी। SARS-1 वायरस भी सिंगापुर, ताइवान और बीजिंग के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कई बार एस्केप कर चुका है। इसका मतलब है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के रिसर्चर्स और फंडर्स इस बात से अवेयर थे कि वो एक डेंजरस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और वो भी एक मिनिमल सेफ्टी फैसिलिटी में। इंटेंशनली भले ही ये वायरस लीक ना किया गया हो, लेकिन अनइंटेंशनली उसके लीक होने के काफी ज्यादा चांसेस थे। वुहान में इस वायरस के पहले केस का मिलना इस बात की भी पॉसिबिलिटी को काफी बढ़ाता है कि ये शायद लैब्स में बनाया गया था। इसके बाद वेड एक और एविडेंस की बात करते हैं जो इस बात को और जोर देता है कि ये लैब क्रिएटेड वायरस था। वो बताते हैं कि फ्यूरिन क्लीवेज साइट नाम की एक अनयूजुअल वायरस इनहेंसमेंट थी, जो पहले किसी भी नॉन सार्स रिलेटेड कोरोना वायरस में नहीं पाया गया। इसके अलावा इस वायरस में एक और अनयूजुअल म्यूटेशन दिखता है जो पहले किसी भी वायरस में नहीं देखा गया। इसको वायरोलॉजी में एर्गिनन कोडॉन कहते हैं। ये कोडॉन्स मोस्टली ह्यूमन सेल्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन SARS-2 में 95% से ज्यादा कोडॉन्स ह्यूमन प्रेफर्ड कोडॉन्स हैं। वेड कहते हैं कि ये सारे म्यूटेशंस अगर नेचुरल प्रोसेस से होते हैं तो उनके ट्रेसेस हमें जरूर मिलते हैं, जैसे कि SARS-1 और MERS के वायरस में पहले मिले हैं। कोई भी वायरस जब म्यूटेट होता है तो वो अपने फुटप्रिंट जरूर छोड़ता है, जिसको ट्रेस करना साइंटिस्ट के लिए काफी आसान है। लेकिन ऐसे फुटप्रिंट्स के एविडेंसेस ना चाइना के साइंटिस्ट ने दिए हैं और ना ही US के साइंटिस्ट ने। इसके अलावा अभी तक ऐसी कोई भी बैट पॉपुलेशन नहीं मिली है जो इस बात को प्रूव करे कि SARS-2 के सोर्सेज बैट्स हैं। कोई इंटरमीडिएट होस्ट जिसके थ्रू वुहान वायरस ह्यूमंस में गया, इसके भी कोई एविडेंसेस नहीं मिले हैं, जबकि चाइना ने 80,000 से ज्यादा एनिमल्स पर इसके ट्रेसेस ढूंढने के दावे किए हैं। और दुनिया भर के प्रेशर को झेल रहा चाइना ऐसे एविडेंसेस जरूर प्रोवाइड कराता टू काउंटर द नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा इसका भी कोई एविडेंस नहीं है जो ये एक्सप्लेन कर सके कि ये आउटब्रेक वुहान में क्यों हुआ। चाइना में सबसे ज्यादा डाइवर्स तरीके के बैट्स यूनान प्रोविंस में मिलते हैं, जो वुहान से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है, और यहाँ के बैट्स की मैक्सिमम रेंज 50 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं है। नेचुरल इमरजेंस थ्योरी इन सब फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। दोस्तों, वेड के रिसर्च में जो गैप्स हैं उन्हें फिल करने के लिए बहुत जरूरी है कि चाइनीज अथॉरिटीज वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करें। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च दुनिया भर में कई जगह चल रही है, जिसका पोटेंशियल थ्रेट और उसका स्टेट ऑफ रेगुलेशन क्या है ये किसी को नहीं पता, और इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये रिसर्चर्स कहीं एक और पैंडेमिक को जन्म ना दे दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ओरिजिनेट हुआ है, तो इसके जिम्मेदार कौन लोग होंगे? पहली जिम्मेदारी है यूएस की। जून 24 से मई 2019 के बीच डॉक्टर डजाक के इको हेल्थ अलायंस को NIAID से एक ग्रांट मिला, जिसका एम था गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च विद कोरोना वायरसेस एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। दोस्तों, ऐसी फंडिंग वो भी एक फॉरेन लोकेटेड इंस्टीट्यूट के लिए जिसकी सेफ्टी कंडीशंस डाउटफुल हैं, कितना प्रॉब्लमैटिक आइडिया था इस बात को आप समझ सकते हैं। अगर ये फ्यूचर में प्रूव हो जाता है कि वुहान वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हुआ, तो US गवर्नमेंट और US अथॉरिटीज जो लगातार सिर्फ चाइना को ब्लेम करती रही हैं, वो खुद को एक काफी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में पाएंगी। उन्हें ये जवाब देना होगा कि ऐसी खतरनाक रिसर्च चाइना में क्यों फंड की गई, जिसने अब तक 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा US के ही सिटीजन्स हैं। NIAID का इन्वॉल्वमेंट एक और भी सीरियस क्वेश्चन रेज करता है। NIAID 2014 से 2017 के बीच लगे प्रोहिबिशन के बावजूद इको हेल्थ अलायंस को फंडिंग्स देता रहा। इसमें डॉक्टर एंथनी फॉची का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि 2014 के प्रोहिबिशन के रूल के हिसाब से अगर NIAID या NIH के हेड्स ये डिसाइड करें कि रिसर्च अर्जेंट है, तो ही ये फंडिंग कंटिन्यू करी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि या तो NIAID के हेड डॉक्टर एंथनी फॉची या फिर NIH के डायरेक्टर डॉक्टर फ्रांसिस कॉलिंस, और या फिर दोनों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और इन दोनों को ही इस वुहान वायरस के रिस्क की जानकारी थी। इसके अलावा फॉची और कॉलिंस ने इस रिसर्च के रिस्क बेनिफिट रिव्यू को भी एक्टिवली ब्लॉक किया है, ऐसा डॉक्टर एबरेट का कहना है। दूसरे नंबर पे चाइनीज वायरोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि वो ऐसी पुअर फैसिलिटीज में गेन ऑफ फंक्शन जैसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। ये बात सच है कि चाइनीज वायरोलॉजिस्ट अमेरिकन वायरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल रूल के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन उनकी भी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये रिसर्च एटलीस्ट BSL-4 लैब्स में हो। इसके बाद आती है चाइनीज अथॉरिटीज की जिम्मेदारी।
वेड चाइनीज अथॉरिटीज को क्लीन चिट देते हुए कहते हैं कि उनके पास इस बात का कोई एविडेंस नहीं है कि वुहान वायरस का क्रिएशन इंटेंशनल था और ये एक बायो वेपन रिसर्च का पार्ट था। लेकिन चाइनीज अथॉरिटीज की अकाउंटेबिलिटी इस बात को लेकर तय जरूर होनी चाहिए कि उन्होंने इस इंफॉर्मेशन को छुपाने का काम किया और अभी तक कर रहे हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सारे रिकॉर्ड्स दबा दिए गए हैं और सारे वायरस डेटाबेसेस को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसी इंफॉर्मेशन रिलीज की जो आउटराइटली फॉल्स या मिसलीडिंग है। साथ ही साथ चाइना ने WHO की इंक्वायरी को मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की। चाइनीज अथॉरिटीज की ये ड्यूटी है कि वो फ्यूचर पैंडेमिक को रोकने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द रिलीज करें। इसके बाद जो द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑफ वायरोलॉजिस्ट है उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट एक प्रोफेशनल कम्युनिटी की तरह ऑपरेट करते हैं। ये एक दूसरे के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंसेस, जर्नल और आर्टिकल में रिसर्च के लिए फंड अरेंज करने जैसे काम करते रहते हैं। ये कम्युनिटी इस बात से पूरी तरह से अवेयर है कि गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च के डेंजर्स कितने खतरनाक हैं, लेकिन इसको पब्लिक डोमेन में लाने का काम इन्होंने नहीं किया। बल्कि 2014 में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की फंडिंग में जो फेडरल प्रोहिबिशन लगाया गया था उसके खिलाफ इन वायरोलॉजिस्ट ने एक्टिवली लॉबिंग की और प्रोहिबिशन को 2017 में रिमूव करवा दिया। वेड के हिसाब से ये इन वायरोलॉजिस्ट के इंटरेस्ट में था जो कहीं ना कहीं इन सुपर वायरसेस को क्रिएट करने का क्रेडिट लेकर अपनी पावर डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे। वेड के हिसाब से इन रिसर्च का रोल इन प्रिवेंटिंग फ्यूचर एपिडेमिक्स अभी तक ऑलमोस्ट जीरो रहा है, लेकिन इसके रिस्क काफी हाई है। दोस्तों, बेस्ट केस पॉसिबिलिटी में अगर हम ये मान भी लेते हैं कि वुहान वायरस लैब से लीक नहीं हुआ, फिर भी ये वायरोलॉजिस्ट एक ऐसे मिशन में इन्वॉल्व थे जो आग के साथ खेलने जैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस रिसर्च के खिलाफ ऑपोजिशन बिल्कुल नहीं हुआ। 2014 में एक साइंटिस्ट का ग्रुप था जो खुद को कैम्ब्रिज वर्किंग ग्रुप नाम से बुलाता था। इन्होंने न्यू वायरसेस को क्रिएट करने के इस रिसर्च को डेंजरस बताया था और इसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की बात भी कही थी। जीन एडिटिंग जैसी टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम्स और एथिकल कंसर्न्स पर दुनिया में कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं जिनमें कई सारे वायरोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन इसके बावजूद ये रिसर्चेस आज भी चल रही हैं। दोस्तों, निकोलस वेड ये बिल्कुल भी दावा नहीं कर रहे हैं कि वुहान वायरस इंटेंशनली क्रिएट किया गया है या फिर ये लैब में ही क्रिएट किया गया है। वो सिर्फ अभी तक की रिसर्च को क्रिटिसाइज करके लैब एस्केप थ्योरी की हाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और वो ऐसे पहले इंसान नहीं है जिन्होंने वुहान वायरस के ओरिजिन के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। लैब एस्केप थ्योरी को सपोर्ट करने वालों की लिस्ट में सबसे पहले इंसान शायद यूरी डीगिन है, जो एक बायोटेक एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने अप्रैल 2020 में ही एक आर्टिकल पब्लिश किया था लैब एस्केप की पॉसिबिलिटी के बारे में। इसके अलावा निकोलाई पेट्रोस्की, एलिना चैन, डॉक्टर रिचर्ड ई ब्राइट एक्सेट्रा ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया है। खैर, आप शायद ये सोच रहे होंगे कि SARS-2 पैंडेमिक दुनिया भर के वायरोलॉजिस्ट को मजबूर करेगा कि वो उनके रिसर्च के पॉसिबल रिस्क को रीवैल्यूएट करें